नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल में रेवड़ी कल्चर की परंपरा तेज हो रही है। रेवड़ियां बांटने के ऐलान और वादे करने में कोई भी दल पीछे नहीं। इस बीच अब कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार बनने पर फ्री बिजली का वादा कर दिया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई क्या फ्री पर आ गई है। चुनावी साल में रेवड़ी पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है। पिछले वादों का हिसाब नहीं और नए ऐलान हो रहे हैं। सवाल यह कि सरकारी खजाना लोक लुभावन वादों का बोझ उठा पाएगा। ये तमाम सवाल हैं और इस बीच अहम सवाल एक और कि जो घोषणाएं हो रही हैं, इनका कोई ऑडिटिंग का सिस्टम क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि आरोप तो यही लगते हैं कि घोषणाएं कर दो, वोट प्राप्त कर लो, देखा जाएगा जब सरकार आएगी तो काम करेंगे। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। और 200 यूनिट हाथ आप चाहते हैं? 200 यूनिट हाथ। जी हाँ, साल चुनावी है, लिहाजा एक के बाद एक वादों की झड़ी लग रही है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, रेवड़ी पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। अब जरा कमलनाथ का ये ऐलान सुनिए। 100 यूनिट और 200 यूनिट हाथ आप चाहते हैं? 200 यूनिट हाथ ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज सबसे कमजोर वर्ग है। मध्य प्रदेश में इन दिनों रेवड़ियों के ऐलान में बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पीछे नहीं। मध्य प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है, जब कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार थी तो वो वल्लभ भवन जहां मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य, पूरे IAS, पूरे सीनियर अधिकारी बैठते थे, उस वल्लभ भवन में 2-2 घंटे बिजली गायब रहती थी। आम जनता को तो उपलब्ध नहीं रहती थी। अब मुफ्त में दो, जब बिजली नहीं रहेगी तो मुफ्त में दे दो या पैसे लेके दे दो। कमलनाथ लगातार रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि एक बार गलती से जनता ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था और 15 महीने में साफ कर दिया था, क्योंकि जनता समझ गई है कि ये जो सपनों के सौदागर हैं, मिस्टर ठगलाल हैं, ये फिर अपनी ठगी की दुकान लेके जनता के बीच आए। कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है, लिहाजा कमबैक के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा ऐलान करने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब तक जो वादे किए हैं उसकी बात करें तो महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ रहेगी, जब तक 200 यूनिट बिजली बिल हाफ देना होगा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, पुलिस जवानों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, 6 महीने में खाली सरकारी पद भरे जाएंगे, दिव्यांगों की पेंशन 600 से 1000 रुपए की जाएगी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण किया जाएगा। तो सत्ता में वापसी की जद्दोजहद के लिए कांग्रेस एक के बाद एक घोषणाएं करती जा रही है। इन्हें पूरा करना कितना आसान होगा, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहरहाल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, उनमें से कितने वादे सरकार बनने के बाद पूरे किए गए, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो 10 दिन में किसान कर्ज माफी का वादा था, लेकिन 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ नहीं हुए। गेहूं की खरीद पर प्रति टन 150 रुपए बोनस देने का वादा अधूरा रह गया। दूध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए का बोनस कभी नहीं मिला। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत के बजाय सितंबर 2019 में 5% का अतिरिक्त वैट लगा दिया गया। IT सेक्टर में 1 लाख युवाओं को नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ। गेस्ट टीचर्स फैकल्टी को रेगुलर करने की मांग पूरी नहीं हुई, इसके लिए उन्हें सड़कों पर भी उतरना पड़ा था। लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए का ऐलान तो हुआ, लेकिन ये राशि उन्हें कभी मिली नहीं। नर्सरी से PhD तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा था, लेकिन मुफ्त शिक्षा और लैपटॉप वाले वादे कभी पूरे नहीं हुए। तो सियासत में वादे कर वोट बटोरना आसान है, लेकिन वादों को निभाना बड़ी चुनौती होती है। बहरहाल 2023 के चुनावी जंग को जीतने के लिए कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही दलों की ओर से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन
बड़ा सवाल ये है कि क्या इन घोषणाओं को पूरा करना आसान होगा? क्या चुनावी वादों को निभाने के लिए पर्याप्त फंड या संसाधन हैं? दरअसल मध्य प्रदेश सरकार पर इस समय करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 3 लाख करोड़ के कर्ज पर सिर्फ सालाना ब्याज ही 20,000 करोड़ रुपए देना पड़ता है। एमपी सरकार को प्रति घंटा औसतन 5 करोड़ 54 लाख का कर्ज लेना पड़ रहा है। कमलनाथ के समय भी प्रतिदिन औसतन 42 करोड़ 42 लाख का कर्ज लिया गया। इस समय मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति पर औसतन 50,000 रुपए का कर्ज है। लाडली बहना योजना के लिए सालाना 15,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह कांग्रेस को नारी सम्मान योजना के लिए अतिरिक्त 9,000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे अगर वो सत्ता में आई तो। कांग्रेस को 500 रुपए में सिलेंडर देने के वादे को पूरा करने के लिए भी 287 करोड़ रुपए जुटाने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत बता रही है कि चुनावी साल में जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा करना कितना आसान होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और शहरयार खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, एक के बाद एक कई वादे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में भी हमने दिखाया, सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात है, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात है, और अब बिजली बिल हाफ और 100 यूनिट तक माफ करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कर्जा कितना है मध्य प्रदेश पर, यह भी आप लोग बखूबी जानते हैं, अक्सर आरोप भी लगाते रहते हैं। तो इस बीच फंड कहां से आएगा सर? सबसे पहले तो बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी है, वो जहां पर लाखों हो रही है। ये शहरयार खान जी से सवाल था सर, माफी चाहूंगा मैं, शहरयार खान जी से सवाल था। जी लोकेश जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी आपसे ही था, क्योंकि आपकी तरफ से वादे हुए हैं सर, आपसे ही सवाल। बिल्कुल, देखिए ये वादे नहीं है, ये कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश की जनता को वचन है। और कमलनाथ जी जो वचन देते हैं उसी समय वो वचनबद्ध होते हैं। निश्चित ही जब 2023 में हमारी सरकार आएगी तो आप लोकेश जी, हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो आपकी रिपोर्ट में भी है कि इतना पैसे का इंतजाम कहां से होगा। तो लोकेश जी मैं आपको बताऊं कि कमलनाथ जी वो विजनरी मुख्यमंत्री हैं, जिनसे दूरदृष्टि रखकर वो किसी चीज की घोषणा करते हैं, उसका इंतजाम पहले करते हैं, बाद में घोषणा करते हैं। एक तरफ तो विश्वास की बात है, जो मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी पे 2018 में भी विश्वास करा था, और कमलनाथ जी ने अपने अल्पकाल में 12 महीने के अंदर जो सरकार 15 महीने की चली उसमें वो करके दिखाने का काम करा था। 27 लाख किसानों को हमने लेकिन वही तो सवाल है ना सर, आप कह रहे हैं कि हम तैयारी करते हैं फिर दावा करते हैं, लेकिन वहां पर आप 10 दिन का बोलकर आए थे और उसके बाद 15 महीने मिले तो केवल 27 लाख तक पहुंच पाए। उसमें भी बीजेपी ये कहती है कि 2 लाख रुपए अगर किसी का माफ हुआ हो तो वो बताइए। छोटे छोटे कर्जे कई लोगों के माफ हुए, वो तो विधानसभा का रिकॉर्ड है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बावजूद आपको 15 महीने लग गए आधे के 27 लाख किसानों तक पहुंचने में। जी देखिए, लगभग 38 लाख 11 हजार किसानों के जो ऋण माफी के लिए पाए गए, उसमें से 27 लाख किसानों को अगर हमने 11-12 महीने में कर्ज माफ करे, और दूसरी तरफ भाजपा ने 2018 हो, 2013 हो, 2008 हो, इसमें उन्होंने अपने घोषणाओं में मात्र किसानों के 50,000 के ऋण माफ का जो वादा करा था वो किसी घोषणा पत्र के पूरा नहीं करा। तो इससे साफ जाहिर है कि वो किसानों के प्रति संवेदनहीन है। अपने को किसान पुत्र जरूर शिवराज जी बोलते हैं, लेकिन किसानों के बारे में कभी उन्होंने कोई ऐसा क्रांतिकारी काम नहीं करा। हाँ, एक क्रांतिकारी काम करा था जो दुर्भाग्य से मंदसौर में किसानों के सीने पे गोली मारने का काम करा। लेकिन शहरयार खान जी, मैं आज घोषणाओं की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, और हमने सवाल आज ये पूछा है कि इन घोषणाओं की क्या कोई ऑडिटिंग भी होनी चाहिए, कि पार्टियां उसमें कम से कम ये तो बताएं कि हम इतने दिन में करेंगे। जब वादा कर आते हैं तो अपेक्षा ये होती है कि आते ही सबसे पहले कदम उठाए जाएं, लेकिन कुछ योजनाएं तो ऐसी होती है जो 5 साल में भी पूरी नहीं हो पाती। आपको 15 महीने का समय मिला था, आपने प्रति टन 150 रुपए बोनस देने का जो वादा किया था गेहूं पर, वो नहीं हुआ। दूध उत्पादन पर बोनस 5 रुपए प्रति लीटर देने की बात कही थी, वो नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की बात कही थी, वो नहीं हुआ। तो ये जो दावे वादे आप लोग कर रहे हैं,
अब आपको नहीं लगता कि 2018 में विश्वास किया तो इस बार कुछ और ठोस तरीके से कि हम इतना समय लेंगे, इतना समय अगर हमें देंगे आप, तभी ये पूरे वादे हो पाएंगे? देखिए लोकेन जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमको वचनबद्ध होने के साथ समयबद्ध भी होना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और मध्य प्रदेश की जनता भी सहमत होगी। हमने जो 972 बिंदु का वचन पत्र पिछले 2018 में जारी किया था, उस पर मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी मोहर लगाई थी, तो वो हमारा 5 साल के लिए था, 15 महीने या 12 महीने के लिए नहीं था। लेकिन पूत के पैर पालने में दिखते हैं, नीति और नियत दिखती है, वो कमलनाथ जी ने और कमलनाथ सरकार ने दिखाई थी। एक तरफ 32,000 घोषणाएं 20 साल में हुई हैं मध्य प्रदेश की जनता के साथ, और उसमें सिर्फ 1150 घोषणाएं ही ये सरकार दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में लागू कर पाई है। और एक तरफ हमने जो 972 बिंदु अगर 12 महीने में उसमें से भी 400 अपने वचनों को पूरा करने का काम करा, तो आप स्ट्राइक रेट निकाल लीजिएगा। अब बात है कि घोषणाएं जो हो रही हैं और आप जो दिखा रहे हैं चुनावी रेवड़ियां, ये चुनावी रेवड़ियां नहीं, ये मध्य प्रदेश की जनता का हक का पैसा है जो वो टैक्स के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को देते हैं। अगर उनसे जनहित की योजनाओं को लागू करके उनको फायदा पहुंचाया जाए, या दूसरी तरफ वो माफियाओं को पिछले दरवाजे से उस फायदे को दिया जाए और बैकडोर से भाजपा की मैं लौट रहा हूं सर, धैर्यवर्धन जी, अगर इतने सस्ते में चीजें दी जा सकती हैं और विधायकों तो फिर ये बीजेपी सरकार क्यों नहीं दे पा रही है सर माफियाओं के पैसे से? तो इससे अगर कांग्रेस कह रही है हमारे पास तो विजन है, तो आप लोगों के पास क्यों नहीं? यही फर्क है। आ रहा हूं मैं सर, एक मिनट। छिंदवाड़ा विकास मॉडल सर, धैर्यवर्धन जी से सवाल। देखिए कमल, बड़ा रोचक शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ बताता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये सरकार इनके कारण बन जाए, उसके लिए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी प्रलोभन दे रहे हैं। ये उस आशिक की तरह, दीवाने आशिक की तरह, जो कह रहा है कि मैं तेरी चांद तारे भी तोड़ करके ला दूंगा। दरअसल पर क्या होगा, यथार्थ पर क्या होगा, ये मतदाता के सोचने का विषय है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक लोग की तर्क करा करके वोट हासिल कराने का कांग्रेस का जो मंसूबा है वो कतई सफल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यदि मैं स्पेसिफिक बिजली की बात करूं तो लोग भूले नहीं, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन था, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो राजधानी में भी बिजली चकमा दे जाती थी। शहरी क्षेत्रों में, जिला केंद्रों पर, संभाग केंद्रों पर रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक लोग अखबार और शादी के कार्ड से या हाथ के बने पंखों से वो झलते रहते थे कि कुछ हवा नौनिहालों को नसीब हो जाए। मच्छरों का आतंक रहता था, बिजली गायब रहती थी। तो ऐसे अगर दृश्य देख रहे हैं तो ऐसी मुफ्त बिजली किस काम की? उससे बेहतर है कि आप कम पैसे लो और कम पैसे में संसाधन उपलब्ध कराओ। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो कल्पना है, जो कांग्रेस का ये प्रलोभन का साम्राज्य है, वो जनता भली। क्या आपको नहीं लगता कि वो काम तो आप भी कर रहे हैं? अगर लाडली बहना योजना, ये 1000 रुपए आप दे रहे हैं, वो प्रलोभन नहीं है क्या? आप ब्याज माफी की बात कर रहे हैं, क्या वो प्रलोभन नहीं है? या युवाओं को अब काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, क्या अब तो इस तरीके से देखें तो हर योजना प्रलोभन ही लगेगी सर? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग रहा है तो ठीक है, इसके अलावा तो हर चीज प्रलोभन ही है फिर। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मेरा निवेदन इतना आता है, सरकार किसी के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य होता है। जनता को राहत मिले, जनता के हित में काम करें, ये सबका उद्देश्य होता है। पर इतने ज्यादा प्रलोभन न दिए जाएं तो खुद की गले की हड्डी बन जाए और उनको हम प्रायोगिक तौर पर हम उसमें सक्सेस ना हो पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इलास्टिसिटी जानती है, रबर को कितना खींचना है ताकि टूट न जाए, उसको भापते हुए हम उन घोषणाओं को करते हैं। हमने आदिवासी बहनों को 1000 रुपए दिया था, हम हमारी सरकार के मुखिया जानते थे शिवराज जी, ये किया जा सकता है। और उसी से प्रेरणा लेकर अब लाडली बहनों के लिए सभी को 1000 रुपए देने का जो प्रावधान किया है, सरकार आगामी जून से ये सिद्ध करेगी कि उनको लगातार मिलेगा। तो मैंने तो ये भी तो प्रलोभन ही है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। दिनेश गुप्ता जी,
क्या अगर प्रधानमंत्री की तरफ से 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उस पर वर्तमान में प्रदेश सरकार 4,000 रुपए किसानों को दे रही है, 10,000 रुपए, क्या ये प्रलोभन हो सकता है? अगर लाडली बहना योजना है, क्या ये प्रलोभन हो सकता है? और कांग्रेस जो कर रही है, क्या वो प्रलोभन है? और क्या इस तरह की राजनीति आने वाले समय में देश के लिए ठीक है? क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्री चेताते भी हैं, बहुत लंबे समय तक हमने देखा कि जो राशन था वो भी मुफ्त में दिया गया लोगों को। क्योंकि जी विकास और कल्याणकारी योजनाओं में दोनों में बहुत फर्क है। कल्याणकारी योजना का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आपने विकास कर, सरकार विकास के बारे में बहुत सारी बातें करती है, लेकिन जब कल्याणकारी योजनाओं से उन विकास को आप नहीं कर पाते तो कवर करने की कोशिश करते हैं, आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर चले जाते हैं। ठीक है, आप कीजिए डायरेक्ट टैक्स जो है, आपको जो भी करना है कैश ट्रांसफर करते रहिए आप, लेकिन आप ये बताइए ना पैसा आएगा कहाँ से? अल्टीमेटली आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, आपका बजट साइज आप हर बार बताते हैं कि हमारा बजट साइज बढ़ गया है और आप उसके आड़ में कर्जा ले लेते, तो कर्जा लेके घी पीने की जो नीति है और अल्टीमेटली इस कर्जे को किसको निपटाना है, कौन चुकाएगा इसको? आज आपने कोई लॉन्ग टर्म कर्जा लेते हैं, आज शिवराज जी की सरकार है, तो हो सकता है कि 20 साल बाद शिवराज जी की सरकार नहीं रहे, 3 साल पहले कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने भी कर्जा लिया, वो चले गए, वो भी कर्जा छोड़ के चले गए। इसको रीपे तो उसी को करना है जिसको ये बेनिफिशियरी बता रहे हैं। आप एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से निकाल लेंगे, आप 100 रुपए देंगे और 500 रुपए निकाल लेंगे, ये मतलब इसको तो हम विकास नहीं कह सकते ना। आप लगातार चुनावी सालों में ये देख रहे हैं कि कंपटीशन चल रहा है, एक घोषणा कांग्रेस करती है तो दूसरी भाजपा कर देती है। आप क्या भाजपा नेता सोचते हैं कि क्या वो कॉमन मैन नहीं है, उन पर क्या इसका कर्ज का बोझ नहीं आएगा क्या, या केवल वो सब लाभ में रहेंगे? मुझे लगता है कि ये नेताओं को भी सोचना चाहिए कि वो किस लिमिट तक जो है कर्ज इनकी घोषणाएं करें। जिस तरह के कैश ट्रांसफर स्कीम्स है, आप जो है सड़क बनाते हैं और टोल लगा देते हैं, उसका पेमेंट किसको देना पड़ता है? देना तो जनता को है, वहां से जो निकल रही है उसी जनता को देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे महंगी जमीन है, सबसे ज्यादा स्टैंप ड्यूटी लेते हैं, सबसे महंगा पेट्रोल है। तो फिर आप इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि आपके पास सरप्लस मनी है, बिजली तो छोड़ दीजिए, आप सरप्लस मनी है तो फिर आप लोगों से टैक्स मत लीजिए। आपको लगता है कि इतना हमारे पास पैसा है तो फिर आप जो है इन सब चीजों पर मिनिमम टैक्सेशन रखिए ना। आप बढ़ा दीजिए, एक्साइज पे बढ़ा दीजिए जितना आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जमीन है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आप किसी भी लोकल बॉडी में चले जाइए, प्रॉपर्टी टैक्स की क्या स्थिति है? आप जनता से करों के जरिए आप इन सब चीजों को दुगने तिगने रूप में निकाल रहे हैं। ये कैसे बेहतर होगा कि हमने अच्छा काम कर दिया, हमने 15 साल में ऐसा कर दिया या 15 महीने में कर दिया? ये मुझे लगता है कि ये केवल चुनावी साल में हमें अपनी सत्ता कैसे मिले, ये केवल उसका एक प्रपंच भर होता है और अल्टीमेटली इसका जो भुक्तभोगी होगा, जिसका दिनेश जी, आपने 20 साल का समय बताया। अभी हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ये कर्ज बढ़ता जाएगा तो अंततः वैसी सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी। अभी तो हम कोसों दूर हैं उस सिचुएशन से, शायद इसलिए हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं उस दिशा में, लेकिन एक लर्निंग लेसन तो है उन देशों से हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, हम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए ना कि आपका कर्ज का और बजट का साइज कितना है, दोनों में कितना डिफरेंस है। अल्टीमेटली आपको कोई व्हाइट पेपर के जरिए किसी जरिए तो बताना पड़ेगा कि आप कैसे इस कर्ज को पटाएंगे। जिन चीजों पर 2%, 5% टैक्स लगता था, आपको 18 से 23% आप जीएसटी ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली कर्ज का बोझ, लोगों पर बोझ बढ़ाना कर का, तो ये कहीं ना कहीं तो लोगों को इसमें असंतोष होगा। और आप जो है कर्जा भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। तो बहुत सारी समस्याएं इससे उपजने वाली हैं। ये केवल चुनाव कोई भी राजनीतिक दल जीते, लेकिन जो भी घोषणाएं एक सवाल सर इससे और बड़ा महत्वपूर्ण दिनेश जी निकल रहा है कि क्या वो समय आ गया है कि चुनाव आयोग भी संज्ञान ले कि घोषणा पत्र में क्या वादे किए जा रहे हैं और उन पर एक, जैसे हमारे देश में क्या है, ऑडिट होता है, तो भैया इन घोषणा पत्र का भी ऑडिट कराया जाए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ने कहा है कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत तो उन्हें अपने राजनीतिक दल से करना पड़ेगी ना। यदि वो एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो फिर दूसरे राजनीतिक दलों पर आपको पाबंदी लगाने में भी सुविधा रहेगी। और पार्लियामेंट में आप ले आइए कि इस तरह की हम स्कीम अब भविष्य में नहीं करेंगे। 75 साल बाद भी देश में आप इस तरह की स्कीम ला रहे हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ, सभी ने मान लिया नहीं हुआ, तो अब इस कार्यकाल में जब विकास हुआ है तो फिर इस तरह की स्कीमों की आवश्यकता क्यों? और स्कीम में भी 1000-1500 रुपए हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये शहरियार खान जी या दोनों जो हमारे साथ धैर्यवर्धन जी बैठे, इनको पता है
कि 1000-1500 रुपए अगर आप महीना दे रहे हैं तो इसमें क्या बेहतर हो सकता है, या अगर आप 100 यूनिट फ्री भी कर देंगे तो वो जनता को पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। शहरयार खान जी, लेकिन बजट की जब बात आ रही है तो क्या जो सुझाव दिनेश जी ने दिया कि भाई अगर सरप्लस मनी है तो फिर टैक्स ही कम कर दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा, हो सकता है वोट 2-4 कम मिले लेकिन फायदा तो कम से कम सबको मिलेगा ना। बिल्कुल, देखिए दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने जो अपनी चिंता जताई है, निश्चित ही भविष्य का वो सवाल है और उस पर सारी पार्टियों को खुल के ध्यान देना चाहिए। अब ये सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं और उनको जैसे ही पब्लिक में जाते हैं तो ऐसी अनुभूति होती है कि वो मध्य प्रदेश की जनता को सारी फ्री की योजना गिनाने लगते हैं। लेकिन इससे इतर कमलनाथ जी की शख्सियत दिनेश जी भी बाखूबी जानते हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी जानते हैं कि उनके पास एक दूरदृष्टि है। और दूरदृष्टि का आपको एक प्रमाण बताऊं कि जो मध्य प्रदेश में आबकारी नीति थी 2018 से पहले, उसमें मात्र 2.5 लाख करोड़ मध्य प्रदेश को राजस्व प्राप्त होता था। जब कमलनाथ जी ने वही नीति को सुधार करके मॉडर्न आबकारी नीति को बनाया और उसमें जहां से पाइप थे शराब माफियाओं के पास पैसे जाने का और जो मध्य प्रदेश का रेवेन्यू था वो माफियाओं के पास जा रहा था, उसको रोकने का काम करा। तो इसी मध्य प्रदेश में वो रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 12.5 लाख करोड़ हो गया। तो इस तरह का जो सरकारी रेवेन्यू की माफियाओं के हाथ लूट हो रही है और उसकी छूट भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह चौहान ने दे रखी है, उसको अगर ठीक ठाक इंतजाम करके दूरदृष्टि से मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी टैक्स कम होने चाहिए ना सर। अगर आप लोगों के पास दूरदर्शी है तो वो तो ये कह रहे हैं कि अगर सरप्लस मनी आ रही है, इतना माफियाओं से आपने बचा लिया तो वो बेनिफिट सबको मिले। फिर लोकेन जी मेरी बात पूरी हो जाए सर, समय लिमिटेड है, जल्दी से। हाँ लोकेन जी मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप सवाल कर दीजिएगा जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। निश्चित ही वो चीजों को रोकने का काम कमलनाथ सरकार ने करा था और माफियाओं पे भी कार्रवाई करी थी और किसानों के ऋण माफी भी करी थी और मध्य प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाने का भी काम करा था। लेकिन उसी से घबरा कर परेशान होकर इन्होंने माफियाओं के कंधे पे चढ़कर एक जनहितैषी सरकार को मध्य प्रदेश से गिराने का काम करा। लेकिन आखिरी रिएक्शन ले रहा हूं देरेवर्धन जी, आप लोग जिस राज्य में ये चीजें सूट नहीं करती वहां खिलाफत करते हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां सूट करती हैं वहां खुद इस तरह की योजनाओं को आगे लेकर आते हैं। सर नहीं, जहाँ बहुत आवश्यक है वहाँ मदद करनी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा गरीब तबका है जिसके लिए 1000-1500 रुपए भी मायने रखते हैं। विशेषकर माता बहनें जो काम नहीं करती हैं, उनके पॉकेट में अगर नगद रुपए 1000-1500 आ जाते हैं तो 1000 रुपए की वैल्यू उनके लिए है, ये हम नकार नहीं सकते। बहुत गरीब लोग हैं, वो माताएं चाहती हैं कि यही तो दिनेश जी ने सवाल भी पूछा ना देरेवर्धन जी कि आज 2023 में भी हम 1000 रुपए देकर अगर ये सोच रहे हैं गरीबी दूर होगी तो इस तरह की योजनाएं शायद हमें नहीं लानी चाहिए। हमें इतना ऑलरेडी विकसित कर देना चाहिए था लोगों को, इस तरह की योजनाओं की जरूरत ना पड़े। मैं अच्छा प्रयास है, कल्पना पॉजिटिव है आपकी, सरकारें उस पर काम करती हैं, पर इसके बावजूद भी इस बढ़ी हुई आबादी में यदि एक तबका ऐसा है जिसको डायरेक्ट मदद की आवश्यकता है तो करनी चलिए। बिल्कुल ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मिलने चाहिए मदद जिनको जरूरत है, लेकिन इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति ना बिगड़े, इस पर राजनीतिक लोगों को ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि चुनावी साल है, लगातार ऐलान हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कर्ज कितना है, प्रति व्यक्ति कितना कर्ज आ रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।